नमस्कार प्यारे मित्रों, हम फिर से हाजिर हैं आपके समक्ष एक और वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, काफ़ी लंबा साथ रहेगा एग्ज़ाम तक। आपके लिए ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। कभी भी आप इसे एग्ज़ाम तक पढ़ सकते हैं और कभी भी। तो साथियों, बात कर रहे हैं 12वीं NCERT हिंदी अनिवार्य की पुस्तक वितान भाग 2 और उसका अध्याय 3 है ओम थानवी द्वारा लिखित अतीत में दबे पाँव, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बयां करता है ये अध्याय। तो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बाकी सब आँख का झपकना है, जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। यहाँ तक पढ़ लिया था और इससे आगे अब देखेंगे। मौसम जाड़े का था। जाड़ा आप जानते हो, और जो नहीं जानते जाड़ा तो सर्दी, ठीक है। दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। सारे आलम का मतलब दृश्य, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश। परिवेश का अर्थ क्या हो जाएगा? वातावरण। तो कहने का मतलब भाई राजस्थान में नदी नाले इतने नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में, तो वहाँ क्या है कि रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं। यहाँ रेत के टीले नहीं है, यहाँ खेतों का हरापन है, क्योंकि यहाँ पानी लगता रहता है। धूल, बबुल और ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। तो मिजाज का अर्थ हो जाता है स्वभाव, कि यहाँ की धूप है उसका स्वभाव थोड़ा जुदा है। जुदा का अर्थ होता है अलग। क्या होता है? अलग। राजस्थान की धूप पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब ऐसी धूप जिसे आर पार देखा जा सके। सिंध की धूप चौंधियाती है। चौंधियाती का मतलब क्या होता है? चमक मारना, अर्थात जल्दी से आंखें नहीं खुलती है, ऐसी धूप वहाँ की है। राजस्थान जैसी पारदर्शी धूप नहीं है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। तो मित्रों, कई बार क्या है कि अपने फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं आजकल। सेल्फी वगैरह पता नहीं खड़ा खड़ जिन्नी जाओ बैठे सेल्फी। तो कई बार क्या होता है कि अच्छी फ़ोटो लेने के लिए कैमरे को घुमाना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर वहाँ आप जा रहे हो सिंध क्षेत्र में, तो आपको कैमरे के ज़रूरी पुर्जे घुमाने पड़ेंगे, इधर उधर करने पड़ेंगे, तब जाके तस्वीर है वो अच्छी आएगी, वरना तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। खैर, आगे चलते हैं। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ी। नज़रों का अर्थ होता है दृष्टि। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य ज़हन में ऐसे ठहरते हैं। ज़हन का मतलब क्या होता है? हृदय। तो ज़हन का अर्थ क्या हो जाएगा? हृदय या मस्तिष्क। तो भाई देखो, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को बार बार देखने पे वो मस्तिष्क में या हृदय में ऐसे बैठ जाती है कि वो हमेशा याद रहती है, सदैव याद रहती है। तो निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े।
स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। तो ये याद रखना कि स्तूप वाला जो चबूतरा है वो मोहनजोदड़ो के खास हिस्से पे, अर्थात ये मोहनजोदड़ो में स्थित है, ये याद रखना। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। देखो ऐसे कोई टीला बना हुआ है, इस पे स्तूप बना हुआ है। तो स्तूप अर्धचंद्राकार ऐसा होता है, ये दरवाज़ा हो गया, और विद्वान इसे क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे किले जैसा दिखाई देता है और चित्र में दर्शाया भी गया है। देखो ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ये चबूतरा है, यहाँ से ये चढ़ सकते हैं, ये यहाँ से गए, ये और ये स्तूप बना हुआ है। देखो अर्धचंद्राकार होता है, ये स्तूप है। पूरा जागे मारे खिड़की, ये स्तूप है मित्रों। कुलकुली मारे पूरा जागे, मजो को नहीं आ गया। तो ये मोहनजोदड़ो में विद्वानगढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे। अच्छा, चार दीवारी, चारों दीवार के भीतर अंदर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र। सत्ता केंद्र का मतलब क्या हो गया? जिस समय कोई राजा या कोई सत्ता केंद्र में थी तो वही चार दीवारों के मध्य रहते थे। पहले शहर होते कितने थे? कोई 100-200 घर होते थे, उसके चारों ओर चार दीवारी बना देते थे, वो साम्राज्य होता था। और एकदम मध्य में क्या बना देते थे? एक किला बना देते थे जहाँ राजा रहते थे। बस वो पूरा ध्यान रखता था। चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता, दोनों प्रकार की सत्ता होती है। राजा की सत्ता या धर्म के आधार पर चलने वाली सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? देखो, क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? क्योंकि दुनिया में इसी से मिलते जुलते लगभग शहर बने थे। क्योंकि गढ़ एक जगह हो जाता और शहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने रहते। तो कहने का मतलब ये शायद मोहनजोदड़ो की सभ्यता को देखकर ही ऐसे बने होंगे। ठीक है। और अवस्थित का मतलब क्या होता है? बसे हुए। नेक्स्ट, सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर। अच्छा, अहम का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्य। उर्दू भाषा का शब्द है साथियों। सभी मुख्य और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। यानी मुख्य जितनी भी इमारतें हैं ना, वो चबूतरे के पीछे आपको मिलेगी, पश्चिम दिशा में। इसमें प्रशासनिक इमारतें, मतलब सरकारी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। तो सभा भवन जहाँ सभा होती है, प्रशासनिक इमारतें मतलब जो सरकारी इमारतें हैं, ज्ञानशाला मतलब विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय। और कोठार क्या हो जाएगा? अनाज रखने का स्थान। अनाज रखने का स्थान। ये मुख्य इमारतें चबूतरे के पीछे पश्चिम दिशा में थी। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। तो ये भी याद रखना मित्रों, ये जो अनुष्ठानिक मतलब अनुष्ठान का अर्थ हो जाता है पूजा पाठ से संबंधित महाकुंड। ठीक है। ये भी अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो वास्तु कौशल का अर्थ क्या हो जाएगा? वहीं पर वास्तु कौशल का अर्थ हो जाएगा भवन निर्माण कला। भवन निर्माण की कला। तभी तो वो बना है एक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, जिसके आधार पे हर कोई मकान बनवाना चाहता है कि इन भूत को नहीं आओ, इन को नहीं, चारों मेरे बंद करके पैकी हो जो भूत आओ गई को नहीं, माचिपुरी ना उतरियो। असल में
यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। देखो सीधी सी बात है, चलो ठीक है, यहाँ पे कोठार मिला है, प्रशासनिक इमारतें हैं, ज्ञानशाला आदि सब कुछ मिला है, लेकिन वो ऐसा मान लीजिए कि एक खंडहर टूटे फूटे हुए भाग में मिला है, जबकि जो महाकुंड है ना, वो क्या है कि अपने मूल स्वरूप में अभी भी बाकी पड़ा है, अर्थात वो इतना टूटा फूटा नहीं है। बाकी इमारतें तो इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा बढ़ लगाया जा सकता है। अगर उन्हें जोड़े ना छोटे छोटे टुकड़ों में, तो भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई इसका ये कार्य था। ठीक है, अंदाज़ा अनुमान लगाना मतलब, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। नगर नियोजन, नगर बनाने की, नगर बसाने की जो योजना है वो मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। अगर नगर को प्लान के अनुसार अगर बसाया है तो मोहनजोदड़ो उसका अनूठी मतलब अनोखा, और मिसाल का मतलब उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो अनूठी तो अनोखा आप समझ गए, ठीक है। और मिसाल का अर्थ क्या होता है, उदाहरण पेश करता है। अगर बढ़िया नगर नियोजन की बात करें तो ये बढ़िया उदाहरण पेश करता है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। चलो ठीक है, मैं आपको एक दृश्य बना के बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये घर हैं, ठीक है, ये घर हो गए, ये सड़क है बीच में से, ये यहाँ से सड़क हो गई, ठीक है। यहाँ फिर से घर है, ये फिर से घर हो गए यहाँ, ठीक है। ये सड़कें जा रही हैं। अब ठीक है, इन इमारतों से आप कुछ पता नहीं लगा पा रहे, ये घर हो गए, ठीक है, ये खंडहर में बदले हुए हैं, लेकिन जब आप चबूतरे से ऊपर देखो तो आपको ये पता चल जाएगा ये भी गली हो गई। तो आपको नगर नियोजन है, नगर का प्लान पता चल जाएगा कि देखो ये सड़कें हैं, ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है कि समकोण पे जा रही है, समकोण पे एक दूसरे को काट रही है, सीधी सीधी जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया है, ये आप भली प्रकार से उसको देख के बता सकते हो, ठीक है। तो भांपना अर्थ भांप सकते हो, अर्थात अनुमान लगा सकते हो। यहाँ की कमोबेश कम से कम सारी सड़कें क्या है, पहली बात तो सीधी है, ये पूछा जा सकता है आपको सड़कों के बारे में। तो सीधी सीधी बात, सड़कें क्या है, सीधी है या फिर आड़ी है, अर्थात ये सीधी हो गई, ये आड़ी हो गई, ठीक है। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। जब सड़कें ऐसी हो ना, सीधी और आड़ी, मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, अरे आपने उरे किया में लई आई आई उरे घर बस गयो, उरे घर बस गयो, उरे घर बस गयो, उरे घर बस गयो, फिर उरू गली काट दी, उरू फिर उरू बंद हो गया, आग लोग टूट के मर गया, रो मन जे एक सांप लो, ठीक है, सांप लो मतलब सांप। तो वास्तुकार इसे क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। अराजकता का मतलब तो आप समझ गए होंगे, अराजकता न फैलाइए, इसका अर्थ होता है अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता, ठीक है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ या और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। प्रतिमान का अर्थ क्या हो जाता है, आदर्श। मतलब अगर कोई आपसे कहे ना कि ग्रिड प्लान क्या होता है, तो कोई भी आप उदाहरण दे सकते हो, ब्रासीलिया का, चंडीगढ़ का, इस्लामाबाद का, क्योंकि ये ग्रिड शैली में बने हुए हैं, सबका अपना अपना। देखो चंडीगढ़ की बात करें तो वो सेक्टरों में विभक्त है, और प्रत्येक सेक्टर की अपनी किराने की दुकान, अपना पार्क, अपना विद्यालय, सब कुछ अपना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। भाई
उसके बाद में शहर कैसे बसेगा। चलो ठीक है, उस वक्त आपने प्लान बना के 2000 घर बना दिए, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे घर कैसे बसेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये बात है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, मतलब एक अच्छी संस्कृति का समाज उसे माना जा सकता है। लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। ठीक है, देखो गढ़ के पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया कि पीछे तो जो मुख्य मुख्य इमारतें थी वो थी जो पश्चिमी दिशा में थी। अगर चबूतरे के ठीक सामने देखें तो हमें उच्च वर्ग की बस्ती दिखाई देगी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ये चबूतरा है पीछे। तो अगर बात करें तो ये पश्चिमी दिशा हो गई। यहाँ तो क्या है, मुख्य इमारतें, क्या है, मुख्य इमारतें हैं। और चबूतरे के इस तरफ देखें तो यहाँ पे मिलेगी आपको उच्च वर्ग की बस्ती। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर क्या है, सिंधु नदी बहती है। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ बहती है और शायद इसी का पानी ऐसे आके और बह गया होगा। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़रें दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। अब देखो, आपको सीधी सी बात है, पश्चिम दिशा में आपको क्या बताया, मुख्य इमारतें बताई। तो पश्चिम के, और ये सीधा क्या कह रहा है, सामने की तरफ देखें अर्थात पूर्व दिशा की तरफ देखें। और पूर्व दिशा की तरफ जाकर वहाँ खड़े होकर जब हम दक्षिण अर्थात इस दिशा की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो पूरे आपको खंडहरी खंडहर, टूटे फूटे बाग आपको नज़र आएंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, जमघट का मतलब क्या हो जाता है, भीड़, वह कामगारों की, हाँ ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट, तो ये अपने दक्षिण दिशा की तरफ देखें तो बहुत खंडहर आपको दिखाई देंगे। तो ये दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, भीड़ नज़र आएगी, जो समूह नज़र आएगा वह कामगारों की, कामगार क्या होते हैं, मजदूर लोग। भाई एक शहर में मजदूर भी तो रहते हैं। यह कामगारों की बस्ती है, कहा जा सकता है इतर वर्ग की। इतर का अर्थ क्या होता है, अन्य वर्ग। उच्च तो अलग रहते हैं पूर्व दिशा की तरफ, और वहीं से दक्षिण की तरफ देखें तो मजदूर वर्ग रहते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ये चीज़ें पूछेंगी आपसे। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था। कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे। भाई देखो, ईंट पत्थर आदि के बने हो तो वो तो इतने साल तक जिंदा रह जाए दफन। अब कच्ची मिट्टी के बने हो घर मजदूर वर्ग के, अब कच्ची मिट्टी के घर कितने, वो तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे 5000 सालों में, तो ठीक है ना। तो नहीं होंगे कि 5000 साल टिक सकें। तो उनकी बस्तियां और दूर रही होगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के, देखो 100 साल के अंदर लगभग 1922 में प्रारंभ हुआ था, तो अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, 1/3 हिस्से की, अर्थात लगभग 33.33 की। अभी भी मतलब 65 से अधिक प्रतिशत बाकी पड़ा है। अब देख लो, अब वह बंद हो चुकी है, कोई कारण भी होगा। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। ठीक है, महाकुंड की तरफ जा रहे हैं। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने, अच्छा पता नहीं सायास, सायास का अर्थ क्या होता है, प्रयत्नपूर्वक, या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव्य मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। देव्य मार्ग मतलब देवताओं का रास्ता हो जाएगा।
माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग था। सामूहिक स्नान का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोगों का नहाना। जैसे कई बार मेले में या कहीं बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे गंगा नदी की बात करें और हरिद्वार जाते हैं तो सब लोग गंगा नदी में नहाते हैं, तो उसी प्रकार वो कुंड रहा होगा। अब ये मुख्य चीज़ आ गई है कि कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ये आपको याद रखना है। कुंड कितना है? 40 फुट लंबा, ये लंबाई हो गई, और 25 फुट चौड़ा, ये 25 चौड़ाई हो गई, और 40 फुट क्या हो गई? लंबाई हो गई। गहराई है 7 फीट। तो ये जो गहराई है इसकी, ये कितनी है? 7 फीट। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ये आपका कुंड है, ये देख लीजिए। ये मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रही है और यहाँ पानी निकालने का भी है, सब कुछ है। ये बढ़िया बनाया हुआ है इनका। तो यही है सामूहिक स्नान का, और 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती है। अब देखो, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, दोनों तरफ से क्या है? सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, 3 ओर। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं, 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर है। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये सिद्ध वास्तुकला का एक बढ़िया नमूना है। क्या है? सिद्ध वास्तुकला का एक बढ़िया नमूना है कि देख लो, अब एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन किसी का भी दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। ये कुंड आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। वो समय देख लो, 5000 साल पहले पक्की ईंटों का भी वहाँ प्रयोग किया गया था। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच, तो जैसे आजकल सीमेंट का हम प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़े के गारे का इस्तेमाल किया था। किसका प्रयोग किया था? चूने और चिरोड़े का। मतलब एक प्रकार का गारा हो गया, कुछ मिला हुआ उसमें रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। पार्श्व की दीवारों में, मतलब पास की जो दीवार है सटी हुई, के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। यहाँ तो ब्लैक डामर का प्रयोग होता है आज के ज़माने में, वहाँ सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है, ये याद रखना, क्योंकि दोहरा घेरा है इसके। अपने ये कुआं है, लेकिन यहाँ दोहरा घेरे वाला कुआं है, ये याद रखना। ये मुख्य चीज़ें होती है मित्रों, ये पूछा जा सकता है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। तो अनुष्ठानिक का अर्थ क्या हो जाएगा? धार्मिक आयोजन। क्या हो जाएगा? धार्मिक आयोजन। होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ भी है, ताकि जो गंदा पानी है, अशुद्ध पानी है, उसे बाहर निकाला जा सके। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी और ईंटों से ढकी भी है। अब देख लो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ तो नालियाँ सीधी होती है, ऊपर ढकी हुई भी नहीं होती है, लेकिन ये सब क्या है? ढकी हुई है। तो ये है मित्रों, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। बाकी का जब भी समय मिलेगा तब करेंगे। तो
इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।